और अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या होता है, इराक पर आक्रमण करता है कैसे अमेरिका, जिस पे शक था उस पे आक्रमण करता है। तो इसमें देखिए 2003 इराक पर आक्रमण 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला कर दिया और अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी। दिखावे के लिए कहा जाता है कि सामूहिक संहार के हथियार weapons ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया और इराक में जो है सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका का मनपसंद सरकार कायम करना। इस पे लोग अब शक करने, हालांकि वो बदला लेने आया था लेकिन अब शक करने लगता है सब वहाँ, और मामला भी कुछ ऐसा ही होगा। खैर नेक्स्ट देखते हैं कि मतलब कि तेल से रिलेटेड होगा तभी यहाँ पे मतलब लिखा गया होगा। इसके बाद जो है सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में जो है सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इस इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो पाया जो है। और इराक में अमेरिका के खिलाफ इराक में क्या होता है कि अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा और अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, और जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए बिना मतलब का, जिसपे शक था और वो क्या करता है कि मतलब जिसपे शक था और ये बनाता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 जो है सैनिक नागरिक मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 सैनिक मारे गए। अब तक यह बात जो है बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। मतलब कि कुछ भी जाके उस पे हमला कर देता है शक से अमेरिका इराक पर जाके 2003 में, और मतलब कि कभी भी कुछ करता है तो उसमें एक नाम दे देता है, और इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, और ये कब होता है? 2003 में होता है, 19 मार्च 2003 में होता है। इसमें कह रहा है खुद से सीखने वाली क्या बातें हैं भाई, कि शीत युद्ध के बाद हुए संघर्ष युद्धों की सूची बनाए जिसमें अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई। तो ये क्लास एक्टिविटी है। चलिए ऊपर का कार्टून देख लीजिए, यहाँ पे अमेरिकी विदेश नीति का फ्लो चार्ट है ये, और अमेरिका की विदेश नीति ने देखिए यहाँ पे कैसे बनाया है। लिखा है कि मान ले कि आप अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और आप प्रेस में इन कार्टूनों पर कैसी प्रतिक्रिया जताएंगे। अगर आप अमेरिका में विदेश मंत्री होते तो क्या करते आप? तो अमेरिका की नई विदेश नीति लेके आता है कि इसके बाद जो है क्या होता है कि उफ, मुझ पर ये हमला जो करता है उसके बाद तुझसे मुझे खतरा था। इसके बाद ये बोल रहा है, चलिए ये फ्लो चार्ट में कैसे समझाया गया है। लोकतंत्र है, इसके बाद लोकतंत्र अमेरिका से दोस्ताना नहीं, लोकतंत्र अमेरिका से लोकतंत्र है, विदेश नीति है, लोकतंत्र है, विदेश नीति है, और विदेश नीति जो है विदेश राष्ट्र तानाशाह और लोकतंत्र है, दो प्रकार से।
और क्या होता है कि लोकतंत्र जो है अमेरिका से दोस्ताना रिश्ते है, दो लोग तानाशाही भी उसी प्रकार से है। तानाशाही देखिए किस कैसा है, लोकतंत्र कैसा है, पहले ये देखते हैं। लोकतंत्र अमेरिका से दोस्ताना नहीं है लोकतंत्र। इसके बाद जो है ये क्या है, अमेरिका से दोस्ताना नहीं है तो दरिद्र तेल दरिद्र प्लस तेल भी नहीं है, ऐसा बोल रहा है विदेश नीति बता रहा है अमेरिका का। उसके बाद भरपूर तेल और खनिज संपदा। इसके बाद उपेक्षा करो कह रहा है। उसके बाद पुचकारो या दत्तकारो जब तक कि दोस्ताना न हो जाए। तो ये सब मतलब फ्लो चार्ट में आप इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं। खैर आगे पढ़ते हैं। अब जो है ना, लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खाने में बंदी बना कर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का, ये तो पढ़ लिए हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो जब असफल रहा अमेरिका का जो ये हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहे तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945 से 91 तक दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत के बंटवारे मतलब ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे और सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहे कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहे तो उदित महाशक्ति के दबदबे में हो तो इसे क्या कहा जाता है, एक ध्रुवीय होता है। जब एक इस शक्ति का डोमिनेंसी हो तो इसको एक ध्रुवीय कहा जाता है। और भौतिकी के शब्द में ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो और इसे वर्चस्व कहा जाता है। इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा जो है, वर्चस्व को हेजमनी कहते हैं और इस शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित, मतलब कि इसको जो है ना एक ध्रुवीय विश्व कहने से ज़्यादा अच्छा हेजमनी कहोगे जो है, वर्चस्व कहोगे तो ज़्यादा शूट करेगा। और उसके बाद जो है वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, वर्चस्व क्या अर्थ होता है सैन्य शक्ति के अर्थ में। हेजमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है और इस शब्द में हेजमनी तो जुड़ा था उससे, ग्रामशी से भी। और हेजमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। इस शब्द के किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था, कि मतलब कि उस समय प्राचीन यूनान से ज़्यादा एथेंस का वर्चस्व है। और इस प्रकार हेजमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। हेजमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने के लिए किया जाता है। क्या आपको आयशा की कहानी याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती है? और यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसे उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को तो जरूर पंगु बना दिया। क्या होता है कि हाँ, शरीर को पंगु बना दिया और उसके आत्मा को तो नहीं बनाया। अमेरिकी वर्चस्व इतना ही प्यारा हेजमनी है वर्चस्व है। खैर आगे देखिए यहाँ पे बनाया है, एक है यूएसए फ्री कॉम, है ना, ये अफ्रीकी कमान है। और यूएस सेंटकॉम ये मध्य कमान है। ये अफ्रीकी कमान था। यूएसए फ्राइकॉम जो है ये अफ्रीकी, FRI है, अफ्रीक
यूएसए जो है यूएस एफ्रीकॉम, इसको पढ़ेंगे। यूएस एफ्रीकॉम जो है अफ्रीकी कमान था, और यूएस सेंटकॉम मध्य कमान है, और यूएस ईयूकॉम जो है यूकॉम यूरोपीय कमान है, और यूएस नॉर्थ कॉम उत्तरी कमान है, और यूएस पैकॉम है ना, यूएस पैकॉम है, ये पैसिफिक कमान है, और यूएस साउथ कॉम दक्षिणी कमान है। यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है, देखिए अमेरिकी शस्त्र सेना की कमान बता रहा है। ये सभी जो है ना फोटो बनाया हुआ है, और ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ऑरेंज में जो है ये है यूएस अफ्रीकी कॉम, ये रेड वाला जो है यूएस अफ्रीकी कॉम, ये पर्पल वाला है, नहीं ग्रीन वाला है, ठीक है, ग्रीन वाला यूएस अफ्रीकी कॉम है। ये सभी यूएस का ही है, और यहाँ पे सैन्य मतलब वर्चस्व है। देखिए जो जिस जगह पे अफ्रीका साइड में रहता है ना, अफ्रीका में है, सॉरी यूएस जो है ना, अफ्रीकी कॉम यहाँ पे है। इसके बाद जो है चित्र में दिखाया गया है कि यूएस जो है नॉर्थ कॉम कहाँ है, ये कहाँ है, सब ये अमेरिकी वर्चस्व है, जो है ना अमेरिकी सशस्त्र सेना का कमान है। इसके बाद अमेरिकी की मौजूद ताकत, इसके बाद जो है अमेरिका की मौजूद ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस ऐसे देख लीजिए कितना है, वो कितना बता रहा था उस टाइम पे 60 लाख या 66 लाख ऐसे करके एक बार में भेजता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है, इसके बाद अनूठी है इस अर्थ में आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय पर अचूक और घातक वार करने की क्षमता है, और उसके पास अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिक दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। इसके बाद जो है अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इसके भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पास संघ के बराबर भी नहीं है। और जो है ना अमेरिका के नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्चा करता है। और इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यवसाय ही नहीं, बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना असंभव है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई थी, लेकिन अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुक पाने में सफल नहीं हुआ अमेरिका उस टाइम पे। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह समझने के लिए इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अवरोध करने और
दंड देने के लिए, कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया है। और इराक के उदाहरण में प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है और इसी तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई कि वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ है, पहले इस तस्वीर को हमने देख लिया। यहाँ पे लिखा है कि विश्व की अधिकांश सशस्त्र सेनाएं अपनी सैन्य कार्यवाही के क्षेत्र को विभिन्न कमानों में बांटती है। हर कमान के लिए अलग अलग कमांडर होते हैं। इसी मानचित्र में अमेरिकी सशस्त्र सेना ने 6 अलग अलग कमानों के सैन्य कार्यवाही के क्षेत्र को दिखाया है। ऐसे पता चलता है कि अमेरिकी सेना का कमान क्षेत्र सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि इसके विस्तार में समूचा विश्व शामिल है। अमेरिका की सैन्य शक्ति के बारे में यह मानचित्र क्या बताता है? देखिए, 15 सर्वाधिक रक्षा बजट 2017 का ये है। 15 सर्वाधिक रक्षा बजट, सबसे ज्यादा रक्षा पर बजट 2017 वाला एक बार देख लेते हैं। फिर आप वर्तमान में भी 25 का एक बार आप देख सकते हैं। और जो है अरब डॉलर में है ये, तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। चित्र से ही आपको कितना बाबारे अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका है पहले भारत भी खोजेंगे हम लोग, भारत जरूर खोजेंगे। पहले स्थान पर जो है रक्षा पर खर्च करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरा चीन है, 2017 का है ये। इसके बाद रूस है, सऊदी अरब है, ग्रेट ब्रिटेन है, भारत है। छठे स्थान पर था 2017 में, छठे स्थान पर भारत था। इसका डाटा देखिए मिट गया है, तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये लोग हैं। द मिलिट्री बैलेंस 2018, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लंदन। अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर जितना अपनी सैन्य सुरक्षा पर खर्च करते हैं, कुल मिल के उससे ज़्यादा ही अकेले अमेरिका करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैन्य मद में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले अधिकांश देश अमेरिका के मित्र और सहयोगी हैं। इस कारण अमेरिका की शक्ति के बराबर करने में राजनीतिक कगार नहीं होगी, इसको कोई हरा ही नहीं सकता है। बाकी विश्व तो करता ही नहीं है। अन्य 15 शीर्ष पर है, लेकिन भारत देखिए ब्लू वाला कितना ऊपर है, लेकिन ये अकेले कितना कर रहा है, बाकी विश्व तो है ही। इसके बाद अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए रखे और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ उपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता है। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी ये झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय है ऐसी चीजों से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की
मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन एस 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 एल ओ सी है ना, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया और अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है।